गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये यूनिट नंबर है 4 आपके क्लास 12 के सिलेबस में, और ये यूनिट टोटल 6 मार्क्स की वेटेज रखती है आपके थ्योरी पेपर में। इस यूनिट का सिलेबस एक बार देख लीजिए। इसमें हम कवर करते हैं गवर्नमेंट बजट, जिसमें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और उसके जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट्स, जो प्राप्तियां होती हैं उनका वर्गीकरण करते हैं हम राजस्व प्राप्ति में और पूंजीगत प्राप्ति के रूप में। और उसके बाद में बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर की, जिसे हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में पढ़ते हैं। और इन सबको पढ़ने के पश्चात हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट की। तो 3 तरह के डेफिसिट हैं जो क्लास 12 में स्टडी किए जाते हैं। बजट डेफिसिट अब स्टडी नहीं किया जाता है, ना ही वो गवर्नमेंट के द्वारा बजट का जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें उसको शो किया जाता है। तो बजट डेफिसिट जो है वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए अब आपको याद करना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं, ये राजकोषीय घाटा और ये प्राथमिक घाटा, इनके बारे में हम बात करेंगे। पूरी वीडियो बाइलिंगुअल है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। ऐसी इकोनॉमी जिसमें दोनों सेक्टर एक साथ प्रेजेंट हों, प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र, तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया एक ऐसी ही इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। तो ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास में कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं और कुछ होते हैं उसके टारगेट। तो बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार आर्थिक पहलू जो होता है जीवन का उसको प्रभावित करती है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा एक माध्यम बनता है, वो है गवर्नमेंट बजट। ये एक फ्रेंच वर्ड है, यानी फ्रांस की जो भाषा है उससे आया है। ये बुकेट वर्ड है वहां पे, जिसका मतलब होता है लेदर ब्रीफ केस। तो वहां से गवर्नमेंट बजट शब्द आया है। ये जो वर्ड है ब्रीफ केस, ये अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पहले ये रेलेवेंट था, क्योंकि पहले बजट जो था वो एक लेदर के ब्रीफ केस में ही लाया जाता था पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां ये एक लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ लाया गया है। तो अब ऐसे ही कपड़े में लाया जाता है, इसको शुभ माना जाता है। और यहां पिक्चर में देख सकते हैं आप कि कुछ खाने की चीज बांटी जा रही है। ये बेसिकली क्या है, हलवा रस्म बोलते हैं इसको। जब बजट की प्रिंटिंग शुरू होती है तो उस समय जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पूरे स्टाफ को हलवा बांट करके बजट की प्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करना शुभ मानते हैं। सरकार जो है बजट के माध्यम से जन कल्याण को प्राप्त करने की कोशिश करती है, पब्लिक वेलफेयर जिसे कहते हैं। और बजट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। तो सरकार इसके जरिए क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, बेसिकली इंटरफेयर करती है, तो जो जन कल्याण का स्तर है उसे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट बजट जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार यहाँ पे सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आर्टिकल 112 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की धारा 112 में इसका वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि सरकार क्या लाएगी, हर साल एक ऐसी स्टेटमेंट लाएगी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगी जिसमें सरकार के जो खर्च हैं वह हैं और जो उसके आगम हैं, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को मेंशन करेगी। और ये क्या है, गवर्नमेंट बजट की अगर डेफिनेशन पूछे तो बेसिकली आपको 3 वर्ड उसमें लिखने जरूरी हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट की, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फाइनेंशियल ईयर अगर पूछे कि वो कब से कब तक होता है तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज होती हैं और जो गवर्नमेंट की लिमिट होती हैं उसका ये एक प्रेजेंटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नीति की झलक होती है बजट में आने वाले वर्षों के लिए। और यहां मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है वो क्या होता है, उसमें सारे एक्सपेक्टेड आइटम्स होते हैं। क्यों होते हैं एक्सपेक्टेड आइटम्स? क्योंकि ये आने वाले वर्ष के लिए होता है, बीते हुए वर्ष के लिए नहीं होता। तो अगर फरवरी 2021 में कोई बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो वो वर्ष 2021-22 का जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए होगा। गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं उसके, और वे 2 घटक हैं रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। जब हम बात करते हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तो उसमें बात हो रही होती है रेवेन्यू बजट की। और जब हम बात करते हैं आने वाले वर्षों के लिए, और या फिर यूं कहें कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, जिन्हें हम सरकार की संपत्ति और देनदारियां कहते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल बजट। तो ये 2 प्रमुख घटक हैं, इनके बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे हम। मैंने इस पूरी यूनिट को 3 वीडियोस ऐसी बनाकर डिवाइड किया है जिसमें कि मैं आपको इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ाऊंगा, और प्लस एक और वीडियो आपको मैं प्रेजेंट करूंगा जिसमें कि मैं आपके लिए लाऊंगा न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल्स भी इस यूनिट से
पूछे जाते हैं। तो आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस प्लस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन सब कुछ इसमें अवेलेबल कराऊंगा मैं आपको। तो सरकारी बजट जो है उसके उद्देश्य देख लेते हैं बेसिकली, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो 3 उद्देश्य हैं जो आपको क्लास 12 के लेवल पे स्टडी करने हैं। तो 3 उद्देश्य हैं जो आपको क्लास 12 के लेवल पे स्टडी करने हैं। नंबर 1, ये एक फंक्शन होता है जिसे हम एलोकेशन फंक्शन कहते हैं गवर्नमेंट बजट का, सरकारी बजट का आवंटन कार्य। नंबर 2, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है जिसमें पुनः आवंटन कार्य कहते हैं हिंदी में। और नंबर 3, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब इन तीनों को एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं, तीनों ऑब्जेक्टिव्स को। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बजट का पहला फंक्शन होता है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी इकोनॉमी में, विशेषकर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, गवर्नमेंट जहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहां हम देख सकते हैं कि जितने भी गुड्स होते हैं उन सबका प्रोविजन जो है वो मार्केट के द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां मेरा मतलब क्या है उसको एक बार समझो। आप देखते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म में, बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि कुछ बायर्स होते हैं और कुछ होते हैं सेलर्स। तो बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं ट्रांजैक्शंस करते हैं एक ऐसे प्राइस पे जो बायर्स और सेलर्स दोनों को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन जिनमें पॉसिबल ना हो, यानी कि बायर्स तो हो, कुछ लोग चाहते तो हैं, लेकिन सेलर ना अवेलेबल हो, क्योंकि सेलर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं इकोनॉमी में, कोई उनको अवेलेबल कराना नहीं चाहता है उन गुड्स को। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे सड़कें हैं, सड़कें, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक प्रशासन है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए तो सबको, यानी कि बायर कह ले या फिर हम कह ले यूजर, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन सप्लायर कौन है? कोई भी नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। उपभोक्ता और उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती ये सारी चीजें। जैसे सड़कें हैं या स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल आप ले लो, तो स्ट्रीट लाइट की जरूरत तो सबको है, लेकिन पे करने के लिए शायद कोई रेडी नहीं होता है। तो ये जो है, इनमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन पब्लिक गुड का, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक वस्तुएं, और प्राइवेट गुड जिसे हम कहते हैं निजी वस्तुएं। अभी मैं इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले देखिए कि गवर्नमेंट जब किसी चीज को अवेलेबल कराती है तो उसके 2 तरीके हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेल्फ प्रोडक्शन कर ले, खुद ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, सड़कों का निर्माण खुद करे, राष्ट्रीय सुरक्षा जिसे डिफेंस कहते हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर है उनकी जो है खुद सप्लाई करे। अमूमन डिफेंस की तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट करती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी करती है, लेकिन सड़कें जो हैं आप देखते हैं कि सड़कें गवर्नमेंट खुद भी उनको रेडी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट क्या करवा सकती है, पब्लिक प्रोविजन कर सकती है, सार्वजनिक प्रावधान, कि किसी प्राइवेट बिजनेसमैन से इनको प्रोड्यूस करवा ले और परचेज कर ले। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक गुड्स हो सकते हैं जिनका पब्लिक प्रोविजनिंग हो, बेसिकली पब्लिक प्रोडक्शन ना हो रहा हो, यानी सार्वजनिक प्रावधान हो रहा है बस उनका। तो अब देखते हैं कि निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु जो है जिनके बारे में बात कर रहा था वो क्या हैं और उनमें अंतर क्या है। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, ये इनमें डिफरेंशिएशन एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे कहते हैं ना बाजार व्यवस्था, उसके थ्रू नहीं खरीदा जा सकता। तो कुछ होते हैं पब्लिक गुड्स होते हैं जिनको सरकार उपलब्ध करवाती है। हर एक चीज की व्यवस्था बाजार के द्वारा नहीं करा जा सकती, क्योंकि कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनके लिए कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी चीजों का उदाहरण हम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक पार्क, ये जो है ये इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आती हैं ये। क्यों? ये अवेलेबल है सभी के लिए। जबकि प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें तो क्लॉथ है, कपड़े, कार, फूड आइटम, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ उनके लिए उपलब्ध होते हैं जो इनके लिए क्या करता है, भुगतान करता है, जो इनके लिए पे करेगा, सिर्फ उसके लिए अवेलेबल होते हैं। जबकि पब्लिक गुड्स सबके लिए है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है राइवलरी, कि पब्लिक गुड्स में राइवलरी नहीं होती है। एक कोई वस्तु है जिसको सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसको एक व्यक्ति इस्तेमाल कर ले या सभी इस्तेमाल कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए बराबर उपलब्ध है। अगर किसी वस्तु को बहुत सारे लोगों ने उपयोग कर भी लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए अब उतनी उपलब्ध नहीं होगी। एक और विशेष बात वो ये कि नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं पब्लिक गुड्स। इनमें आप किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते इनकी उपलब्धता से। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रीट लाइट है, आप
कुछ भी कर लें, इस सड़क का इस्तेमाल करने से या इस स्ट्रीट लाइट का यूज करने से आप किसी भी सिटीजन को रोक नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट गुड में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक कार है, आप कार की चाबी जो है वो किसी को ना दें, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को कार का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। उसके बाद में एक और खास बात क्या होती है, क्योंकि ये सभी के लिए उपलब्ध है और ये नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं, तो पब्लिक गुड में शुल्क लेना यानी कि फीस कलेक्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। हर आदमी मुफ्तखोरी के चक्कर में रहता है, फ्री राइडर जिसे हम कहते हैं, कि हर कोई चाहता है कि फ्री में मुझे मिल जाए। पता है कि अगर इसका प्रोविजन होगा, सड़क बनेगी या स्ट्रीट लाइट लगेगी, तो उसको इस्तेमाल तो मैं कर ही लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता इस्तेमाल से, तो इसलिए मैं क्यों पेमेंट करूं उसके लिए। तो फी कलेक्ट करना ऐसी चीजों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राइवेट गुड के केस में ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर कपड़े खरीदे जाएंगे, कार खरीदी जाएगी, खाना खरीदा जाएगा या फिर मकान अगर बनाया जाएगा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो उसके लिए भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि भुगतान करे बिना वस्तु नहीं मिलेगी। तो ये था अंतर पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के बीच में। अब बात करते हैं जो दूसरा उद्देश्य है गवर्नमेंट बजट का, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम आय का वितरण। देश की कुल आय जो है वो तो हमने पहले चैप्टर में देखा कि जीडीपी कैलकुलेट करके या नेशनल इनकम कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? क्या देश की सारी जनता के पास में बराबर समान रूप से वो उपलब्ध है? ऐसा तो होता नहीं है। ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में असमानताएं तो होती ही हैं कि किसी के पास जो है आय का बड़ा हिस्सा होता है और किसी के पास आय बहुत ही कम होती है। तो ये संभावनाएं हमेशा ही रहती हैं। तो सरकार क्या है, बजट के अपने इस उद्देश्य के तहत इन असमानताओं को कम करती है। और कैसे करती है उसको एक बार देख लीजिए आप, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्या बनाना है, न्याय संगत बनाना है, ज्यादा फेयर बनाना है। क्योंकि असमानताएं जो होती हैं वो अनफेयर कहलाती हैं, वो अन्यायपूर्ण कहलाती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल इनकम होती है, जो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में देखा था, वो दो तरफ जा सकती है। या तो वो निजी हाथों में चली जाए, प्राइवेट हैंड्स में, या फिर वो गवर्नमेंट के पास चली जाए। अब जो निजी इनकम होती है, प्राइवेट इनकम, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी नेशनल इनकम की, उसमें कैलकुलेट करना अब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इनकम जो होती है उसका एक हिस्सा डोमेस्टिक सेक्टर तक पहुंच पाता है, और वो हिस्सा कहलाता है पर्सनल इनकम। यानी कि प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह कुछ चीजें हटा करके पर्सनल इनकम, जिसे व्यक्तिगत आय कहते हैं, वो मिलती है। अब ये जो व्यक्तिगत आय होती है, इस पे भी सरकार क्या कर सकती है, इसको भी प्रभावित कर सकती है, टैक्स लगा करके या फिर सब्सिडी दे करके या ट्रांसफर पेमेंट करके वो प्रभावित कर सकती है। और बाद में इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि व्यक्तिगत आय में से भी टैक्स और जो सब्सिडी होती है उसको एडजस्ट करने के बाद मिलती है डिस्पोजेबल इनकम। तो सरकार कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो उसको इन्फ्लुएंस करना है, प्रायोज्य आय जिसको कहते हैं, उसको प्रभावित करने का सरकार का उद्देश्य होता है। और यहाँ पे उसे करने के लिए दो तरीके हैं। अगर सरकार घटाना चाहती है प्रायोज्य आय को, तो वो टैक्स लगा सकती है। अब जब टैक्स लग गया तो उसके बाद लोग अपनी आय का कम भाग खर्च कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब प्रायोज्य आय को बढ़ाना चाहती हो सरकार, तो उसमें क्या है, ट्रांसफर पेमेंट कर देती है। जैसे सब्सिडी हो गया या पेंशन हो गया या और किसी तरह के बेनिफिट्स मिल गए किसी को, तो वे सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस माध्यम से क्या होता है कि प्रायोज्य आय बढ़ जाती है। तो सरकार को ये निर्धारित करना होता है कि कौन से वर्ग की प्रायोज्य आय को घटाना है और किस वर्ग की प्रायोज्य आय को बढ़ाना है। तो अमीरों की प्रायोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम को घटाया जाता है, गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जाता है, ताकि उनके बीच की असमानताएं जो हैं वो कम की जा सके। तो ये जो उद्देश्य है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। तीसरा और अंतिम उद्देश्य जो होता है सरकारी बजट का, वो कहलाता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, स्थिरीकरण कार्य। होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम का लेवल है, आय का स्तर है या रोजगार का स्तर है, उसमें बराबर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये उतार चढ़ाव ज्यादा आए, क्योंकि ज्यादा उतार चढ़ाव आने से जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनका विश्वास जो होता है इकोनॉमी में वो कम होने लगता है। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि संतुलन बना रहे। और ऐसे में सरकार को एग्रीगेट डिमांड, जिसे समग्र मांग कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। और एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति, ये भी वहीं पढ़ाया गया था। इनमें संतुलन बनाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो महंगाई उससे हो सकती है, और एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से बहुत कम हो जाए तो उससे कीमतें जो है बहुत गिरने लगती हैं। तो लेबर की जो सर्विसेज हैं, श्रम जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमतें भी बहुत गिरने लगेंगी।
तो सरकार चाहती है कि संतुलन बना रहे और ये फ्लक्चुएशंस जो है इनको अवॉइड कर सके। तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड को सरकार जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है, समग्र मांग को नियंत्रित करने की। अब इसमें क्या करना होता है, एक तो कीमतों पर नियंत्रण करना है और दूसरी बात है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, कि जितने भी संसाधन हैं वो पूर्ण उपयोग की स्थिति में बने रहें। इसके लिए सरकार दो तरह की नीतियों का प्रयोग कर सकती है और बजट उसका एक माध्यम है उन नीतियों को प्रयोग करने का। तो बजट में क्या कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहिए, ये कब इसकी जरूरत पड़ती है, जब डेफिशिएंट डिमांड हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, विस्तारवादी उपाय करेगी और बजट में उसके लिए प्रावधान करेगी। इसके विपरीत अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, समग्र मांग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में महंगाई काफी हो सकती है और वस्तुओं और सेवाओं की मार्केट में कमी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, अधिक मांग की स्थिति में रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लाएगी, प्रतिबंधात्मक उपाय लाएगी बजट के माध्यम से। उसमें चाहे सरकार को जो है टैक्स बढ़ाना हो या फिर अपना एक्सपेंडिचर कम करना हो, सरकारी व्यय जिसे कहते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में जो पार्ट्स हैं वो आपने अभी पढ़े। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि बजट को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पे आप रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सब और डेफिसिट्स और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मेरी आने वाली वीडियोस में आपके लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, गुड लक।